सोनम, देखो रसोई कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। मैंने पूरी किचन गुलाब के फूलों से सजाई है। और ये देखो भाभी, मैंने किचन की सारी दीवारों को फूल से डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ नीचे भी ढेर सारे फूल बिछा दिए। अरे वाह बहू, अपनी देवरानी के आने की खुशी में तुम दोनों ने पूरी रसोई को इतना अच्छा सजा दिया है। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारी देवरानी की पहली रसोई की रस्म जो है, इतनी सुंदर रसोई देखकर हमारी देवरानी भी खुश होकर अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। कितना ख्याल है तुम दोनों को अपनी देवरानी का। इतनी अच्छी सजावट तो हमने बहू के गृह प्रवेश में भी नहीं की थी, जितनी अच्छी तुमने रसोई की है। इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। तभी जानकी के जाते ही, अब माँ जी को कौन बताए कि हम तो इसलिए रसोई को सजा रहे हैं ताकि हमारी देवरानी इस घर की नहीं बल्कि इस रसोई की ही बनकर रह जाए। हाँ, बहुत कर ली हमने रसोई की नौकरी। अब तो इन सब की बारी है हमारी प्यारी देवरानी की। भाभी, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। हाँ भाभी, कहाँ हो आप? हम दोनों लेट हो रहे हैं। अरे यार, थोड़ा सा तो सब्र कर लिया करो। दो इंसानों का खाना थोड़े ना बनाना होता है। इतने सारे लोग हैं घर में तो वक्त तो लगेगा ही ना। ठीक है बहू, अब जाकर जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करो। ये सब तो बस ऑर्डर कर देते हैं, मेहनत तो हमें करनी होती है। और नहीं तो क्या, अब घर का काम संभाले या फिर खाना बनाए। जब से ये दोनों इस घर में बहू बनकर आई है, तब से उनकी आधी जिंदगी तो रसोई संभालने में ही चली गई थी। समय गुजरता है और एक दिन सबसे छोटे बेटे नवीन का रिश्ता तय हो जाता है, जिसकी खबर सुनकर दोनों जेठानियां घर में सबसे ज्यादा खुश होती है। हे भगवान, आखिरकार आपने मेरी सुन ली। अब तो बस जल्दी से हमारी देवरानी आ जाए, हम तो उसका स्वागत डायरेक्ट रसोई में ही करेंगे। देवरानी के आने की खुशी में दोनों जेठानी पागल सी हो जाती है। शादी के अगले दिन दोनों मिलकर रसोई में देवरानी के ऊपर फूल फेंककर उसका स्वागत करती है। ये क्या भाभी, आप दोनों तो मेरा रसोई में इस तरह स्वागत कर रही है जैसे मैं तो अपने घर के अंदर आ रही हूँ। मेरी प्यारी देवरानी, अब तुम्हें कौन बताए कि हम तो इसलिए इस खुशी में नाच रहे हैं कि अब से यही तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। बहू के पहली रसोई का वक्त निकला जा रहा है। सुधा बहू, तुझे जो भी आता है तू वो बनाना। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपनी दोनों जेठानियों से कह देना, वो तेरी मदद कर देंगी। इतना कहकर जानकी बाहर चली जाती है। सुधा, तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें माँ जी का स्वभाव के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कह तो दिया कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद ली तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद दोनों जेठानियां अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती है। वहीं बेचारी देवरानी कई घंटे तक रसोई में खड़े होकर सबके लिए खाना बनाती है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी से मानो कितना बड़ा बोझ कम हो गया हो। आखिरकार रसोई से हमें छुट्टी मिल ही गई। ऐसे ही समय गुजरता है और अब धीरे धीरे दोनों जेठानियां रसोई की सारी जिम्मेदारी अपनी देवरानी पर डाल देती है। चलो, सब्जी तो मैंने बना दी, रोटियां बनाने के लिए मैं जेठानी जी को बोल देती हूँ। रोटी बनाने के लिए जैसे ही सुधा रजनी से कहती है, वो क्या है ना सुधा, कल रात से मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी। और सोनम के सर में भी दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कर लीजिए, मैं ही रोटी बना लूंगी। बेचारी सुधा फिर से गर्मी में दोबारा किचन में जाती है और घर में सबके लिए ढेर सारी रोटी बनाने लगती है। सुधा को इस तरह खाना बनाते देख दोनों जेठानियां काफी खुश होती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। और फिर एक दिन, बहू आज संडे है तो तू मेरे लिए इडली और सांबर बना दे। और भाभी, मेरे लिए तो आप नूडल्स बनाना। और मैं तो सैंडविच खाऊंगा। हे भगवान, इतना सारा नाश्ता मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तो दो दो जेठानियां हैं। आज हम तीनों मिलकर साथ में सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। सुधा जैसे ही एक एक करके अपनी जेठानियों के कमरे में उन्हें बुलाने के लिए जाती है तो देखती है कि उनकी दोनों जेठानियां अभी तक सो रही है। रजनी भाभी, उठिए। भाभी, आज ढेर सारा नाश्ता बनाना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। सुधा, मैं तुम्हारी मदद तो कर देती, लेकिन आज तो शरीर में काफी दर्द हो रहा है। उसके बाद सुधा सोनम के पास जाती है और उससे मदद के लिए पूछती है। अरे नहीं सुधा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे तो सर में दर्द है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस चक्कर खाकर गिरने वाली हूँ। भाभी, आप दोनों की इतनी ज्यादा तबीयत कैसे बिगड़ गई? कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं ही सब कर लूंगी। जेठानियों की तबीयत खराब देखकर बेचारी सुधा किचन में जाती है और खुद ही ढेर सारा नाश्ता बनाने लगती है।
इतनी देर हो गई है, सब लोग नाश्ता नाश्ता कर रहे हैं और अभी तक आधा नाश्ता भी बनके तैयार नहीं हुआ है। इस रसोई को अकेले संभालना तो बड़ा ही मुश्किल है। जहाँ एक तरफ सुधा रसोई में परेशान होकर सबके लिए अकेले ही ढेर सारा खाना बनाती है, वहीं उसकी दोनों जेठानियां आराम से बातें कर रही होती है। देखा मेरा कमाल, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सबकी बातें सुन ली थी, वरना हमें भी देवरानी के साथ जाकर नाश्ता बनाना पड़ता। नाश्ता तैयार होते ही दोनों जेठानियां भी डाइनिंग टेबल पर आती है और नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। अरे, इनकी तो तबीयत खराब थी ना। सुधा इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबको नाश्ता परोसती है। अब हर बार दोनों जेठानियां कोई ना कोई बहाना बनाकर रसोई के काम अपने देवरानी से ही करवाती थी। अरे बाप रे, इस गर्मी ने तो मेरी हालत खराब करके रख दी है। आज तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाऊंगी। अब रोज रोज अकेले किचन का काम करके सुधा का तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए आज वो बिना खाना खाए ही सोने चली जाती है। भाभी, अब हम क्या करें? इसका मतलब आज हमें रसोई खुद बनाना पड़ेगा। अरे, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। किचन में खाना बनाने से बचने के लिए दोनों जेठानियां मिलकर जल्दी से एक प्लान बनाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी कॉलेज फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। माँ जी, मैं भाभी को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकती, क्या मैं भी इनके साथ जाऊं? अरे, इसमें भला पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ जल्दी से, और अगर ज्यादा हालत खराब हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी आ जाऊंगी। दोनों जेठानियां एक्सीडेंट का झूठा बहाना करके घूमने के लिए निकल जाती है। वहीं रात के खाने का भी टाइम हो जाता है, जिसके चलते जानकी सुधा के पास जाती है। सुधा बहू, आज तूने खाने की तैयारी नहीं की। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज दोनों भाभियां मिलकर खाना बना लेंगी। लेकिन बहू, वो तो बाहर गई है और मैं ज्यादा देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती। आयुषी भी कुछ देर पहले ही कॉलेज से आई है, तो बहू अब खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। अपनी सास की बात सुनकर सुधा काफी परेशान हो जाती है और सुधा को खराब हालत में भी सबके लिए खाना बनाना पड़ता है और धीरे धीरे सुधा की तबीयत पहले से और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर भी दोनों जेठानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो बस किचन से छुटकारा चाहिए था। देखो बहू, आज घर में पार्टी है, तो आज खाना तो तुम तीनों ही मिलकर बनाओगी। ये मैंने खाने की लिस्ट तैयार कर दी है, खाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदार आ रहे हैं आज, ठीक है? इतनी बड़ी खाने की लिस्ट को देखकर दोनों जेठानियों को चक्कर आ जाते हैं और सास के जाते ही सुधा अपनी जेठानियों के साथ किचन में जाने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे किचन में खाना बनाने से बचूं? सोनम इतना सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पैर में मोच आ जाती है। मेरा पैर! क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक से पैर पे मोच आ गई। अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा। सुधा, मैं सोनम को उसके कमरे में ले जाकर दवाई लगा देती हूँ, तब तक तुम खाने की तैयारी करो, शाम को पार्टी शुरू हो जाएगा। उसके बाद सुधा किचन में जाकर खाने की तैयारी करती है, तो वही रजनी सोनम को कमरे में ले जाकर उसके पैर पर दवाई लगाने वाली होती है कि तभी, अरे रुक जाइए भाभी, मैं तो बस नाटक कर रही थी। अरे वाह सोनम, बड़ा ही कमाल का आइडिया था तुम्हारा। अब जहाँ दोनों जेठानियां पार्टी के लिए रेडी होती है, वहीं बेचारी सुधा किचन में खड़ी होकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक सुधा को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर में आयुषी किचन में आती है। अपनी भाभी को बेहोश देखकर वो जल्दी से सबको बताती है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर के चेक करने पर सुधा को थोड़ी देर में होश आ जाता है। देखिए, लगता है ये कुछ ज्यादा ही काम करती है, तभी इनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब बस इन्हें अच्छा खाना खिलाइए और दवाई खिलाते रहिएगा। सुधा की दोनों जेठानी जैसी भी थी, लेकिन आज सुधा की ऐसी हालत देख उन्हें काफी दुख होता है। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? रसोई की सारी जिम्मेदारी सौंपने के चक्कर में हमने इसकी क्या हालत कर दी। इसका मतलब बहू की ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम दोनों हो। मैंने सुधा को इस घर की बहू बनाकर लेकर आई थी, ना कि रसोई की। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं था। रुक जाइए माँ जी, इसमें गलती भाभी की नहीं है। अगर उनकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। जब घर में खाना सब लोग खाते हैं तो हमेशा खाना हम बहुएं ही क्यों बनाए? आप सब लोग तो बस लिस्ट थमा देते हो खाने की, लेकिन खाना बनाते बनाते हमारी क्या हालत होती है, ये कभी जानने की कोशिश की है? तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू।
इन दोनों के साथ साथ गलती हमारी भी है। अगर हम भी रसोई के कामों में इनकी मदद करते तो ऐसा नहीं होता। हमें माफ कर देना बहू। जानकी के साथ साथ घर में बाकी सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दोनों जेठानी भी अपनी देवरानी से माफी मांगती है, जिसके बाद घर की बहू के साथ साथ घर के बाकी लोग भी किचन और घर के बाकी कामों में उसकी मदद करते हैं।